नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है यूके वर्ल्ड। और आज हम देखेंगे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो यह एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो पहला प्रश्न जो है वो है IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1988 में। तो IPCC की स्थापना इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा संयुक्त रूप से UNEP एंड WMO ने की थी। यह जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक आकलन प्रकाशित करता है। दूसरा है UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज किस वर्ष अपनाया गया। तो इसकी उत्तर हो जाएगा 1992। इसे अर्थ समिट में अपनाया गया और यह वैश्विक जलवायु शासन का आधार है। तीसरा, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 11 दिसंबर 1997 में अपनाया गया था। यह विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला समझौता था। चौथा, पेरिस एग्रीमेंट यानी कि पेरिस समझौता किस कोप में अपनाया गया। कोप का अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो उत्तर है इसका कोप 11 2015। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। पाँचवा, भारत ने पेरिस एग्रीमेंट की पुष्टि यानी कि रेटिफिकेशन कब की। तो यह की थी 2 अक्टूबर 2016 को। महात्मा गांधी जयंती के दिन भारत ने इसकी पुष्टि की थी। छठवां है CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 3 मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो क्या है, जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा, जैव संसाधनों का सतत उपयोग। सतत उपयोग का मतलब ये होता है कि उसका उपयोग हमेशा होते रहे, एक समान प्रकार से होता रहे। ऐसा ना हो कि कभी कम उपयोग में हो, ज़्यादा उपयोग में हो और इम्बैलेंस हो जाए। तो इसलिए जैविक जो संसाधन हैं जो सीमित हैं उनको सतत कंसिस्टेंट तरीके से उनको यूज़ करना। तीसरा है लाभों का न्याय संगत बंटवारा। तो CBD 1992 के रियो सम्मेलन का प्रमुख परिणाम था। सातवां, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर कब लागू हुआ। ये हुआ 1 जनवरी 1989 1989। ओजोन क्षयकारी पदार्थों को नियंत्रित करने वाला सबसे सफल पर्यावरणीय समझौता माना जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आठवां, किगाली अमेंडमेंट यानी कि किगाली संशोधन किस प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो किगाली जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के चरणबद्ध उन्मूलन हेतु 2016 में अपनाया गया था। नवा है COP28 का आयोजन कहाँ हुआ था। यह आपका हुआ था दुबई में। पहली बार फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन को अंतिम घोषणा में शामिल किया गया था COP28 में। 10वां, नेट जीरो इमिशन शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का भारत का लक्ष्य वर्ष क्या है। तो ये आपका 2070। यह घोषणा भारत ने COP26 में की थी। 11वां है COP26 का आयोजन किस शहर में हुआ था। तो ये हुआ था आपका ग्लासगो में। यहाँ भारत ने पंचामृत लक्ष्य प्रस्तुत किए थे। 12वां है GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये आपका 1991 यानी कि 1991 में इसकी स्थापना हुई। यह विकासशील देशों की पर्यावरणीय परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देता है। 13वां है REDD प्लस रेड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्लस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो जैसे नाम से ही पता लगता है, रेड वनों की कटाई क्षरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करना। यह UNFCCC के अंतर्गत विकसित
तंत्र है। 14 प्रश्न, रामसर कन्वेंशन यानी कि कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 1971 में। यह ईरान के रमसार शहर में अपनाया गया था। 15वां, भारत का पहला रमसार साइट कौन सा है? तो ये है आपका चिल्का झील, चिल्का लेक एंड कैलोडियो नेशनल पार्क, 1981। तो ये पहले क्या है, रामसर साइट है इंडिया की, कैलोडियो नेशनल पार्क और चिल्का झील। अब आपको ये बताना है कि चिल्का झील कैलोडियो नेशनल पार्क भारत में कहाँ स्थित हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख सकते हैं। 16वां, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1948, 1948। IUCN रेड लिस्ट वैश्विक संरक्षण स्थिति का प्रमुख स्रोत है। 17वां प्रश्न, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। यह वन्यजीव आबादी में बदलाव को मापता है, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, और यह प्रकाशित होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। 18वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन किस समझौते से संबंधित है? तो ये आपका पेरिस एग्रीमेंट से संबंधित है। प्रत्येक देश अपनी उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता प्रस्तुत करता है, यानी कि प्रत्येक देश अपनी जो उत्सर्जन करता है वो पोल्यूशन को या ग्रीन हाउस को, उसमें कटौती कितनी कर सकता है, उसके लिए उसका कमिटमेंट होता है कि मैं इतने प्रदूषण को कम करूँगा, इतने उत्सर्जन को मैं लिमिट रखूँगा अपने लिए, अपने देश से। तो ये कमिटमेंट होता है। 19वां, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस संगठन अथवा क्षेत्र द्वारा लागू किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका यूरोपियन यूनियन के द्वारा। कार्बन गहन आयात पर शुल्क लगाने की व्यवस्था है। 20वां, भारत में CAMPA कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रतिपूरक वनीकरण निधि का प्रबंधन, वन भूमि के अन्य उपयोग हेतु विचलन के बदले वृक्षारोपण कराया जाता है। 21वां, ब्लू कार्बन मुख्यतः किन पारिस्थितिक तंत्रों में संग्रहित होता है? तो ये होता है आपका मैंग्रोव में, समुद्री घास जिसको सी ग्रास बोलते हैं, और ज्वारीय दलदल। ये भूमि आधारित वनों की तुलना में अधिक कार्बन संग्रह कर सकते हैं। 22वां, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1973 में, 1973। बाघ संरक्षण हेतु भारत का प्रमुख कार्यक्रम है प्रोजेक्ट टाइगर। 23वां, ग्लोबल मीथेन प्लेज वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई आपकी 2021 में। 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 30% की कमी का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक 30% की कमी। 24वां, ओजोन लेयर का अधिकतम संकेंद्रण किस मॉडल में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसको समताप मंडल भी कहा जाता है। लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर हमारा ये समताप मंडल पाया जाता है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा जो ओजोन लेयर है उसका कंसंट्रेशन या संकेंद्रण होता है। 25वां, अर्थ ऑफ ओवरशूट डे क्या होता है? अर्थ ओवरशूट डे वह दिन जब मानवता एक वर्ष के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग समाप्त कर देती है। इसके बाद संसाधनों का उपयोग पारिस्थितिक घाटे में होता है। 26वां, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जैव विविधता हॉटस्पॉट बनने के लिए न्यूनतम स्थानिक पौधे एंडेमिक प्लांट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर है 1500 सम्मानी पौधों की प्रजातियाँ। यह नॉर्मन मेयर्स की अवधारणा पर आधारित मानदंड है। 27वां प्रश्न, भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आंशिक या पूर्ण रूप से स्थित हैं? तो आपका ये है 4। कौन कौन से हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड सुंडालैंड। 28वां देखते हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड CGCF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका इंचियोन में स्थित है। विकासशील देशों
को जलवायु वित्त उपलब्ध कराता है? 29वां देखें, लॉस एंड डैमेज फंड औपचारिक रूप से किस कॉप में स्थापित किया गया? तो ये किया गया कॉप 27 जो 2022 में हुआ था। जलवायु आपदाओं से प्रभावित विकासशील देशों की सहायता हेतु। 30वां है और अंतिम प्रश्न है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है पाली। सौर ऊर्जा एवं हरित विकास मॉडल के कारण इसे कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया है। नाम है पाली। तो ये थे 30 प्रश्न जो हमने देखे, बहुत महत्वपूर्ण थे ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित। हर प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप देखें तो पर्यावरण से संबंधित कम से कम 8 से 10 प्रश्न रहते हैं, और अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लें तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस में कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स लिख सकते हैं, अपने विचारों को लिख सकते हैं। आगे हम फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।